कर मोहल्ले की एक संकरी गली में सीलन भरी दीवारों के बीच एक पुलिस कांस्टेबल के घर में एक बच्चे की पहली किलकारी गूंजी। बाहर समुद्र की खारी हवा चल रही थी। अंदर एक माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। इब्राहिम कासकर, जिन्होंने जिंदगी भर इज्जत और ईमानदारी की रोटी खाई, उन्होंने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया और उसका नाम रखा दाऊद। उस रात डोंगरी की तंग गलियों को क्या पता था कि जो बच्चा अभी रो रहा है वह एक दिन पूरे देश को रुलाएगा। डोंगरी 1960 के दशक में बंबई के सीने पर एक ऐसा घाव था जहां गरीबी और अपराध एक ही चादर ओढ़कर सोते थे। इब्राहिम कासकर का परिवार इसी मोहल्ले में रहता था। 8 बच्चे, एक हाउसवाइफ और एक हेड कांस्टेबल का वेतन, जो 10 लोगों का पेट भरने के लिए बहुत कम था। इब्राहिम कासकर का रत्नागिरी के खेड़ गांव से बंबई तक का सफर एक ईमानदार आदमी की कहानी थी। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के सीआईडी विभाग में उनका नाम इज्जत से लिया जाता था। हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे खूंखार तस्करों के बीच बैठकर भी उनका जमीर कभी नहीं डिगा। लेकिन उनका बेटा दाऊद किताबों की स्याही से नहीं, डोंगरी की धूल से आकर्षित था। दाऊद और उसका बड़ा भाई साबिर अहमदनगर सेलर हाई स्कूल में नाम के लिए पढ़ते थे। असली तालीम उन्हें भिंडी बाजार की गलियों में मिल रही थी, जहां ताकत ही इज्जत थी और पैसा ही पहचान। महज 14 साल की उम्र में दाऊद ने अपनी पहली वारदात की। सड़क पर पैसे गिनते एक आदमी के हाथ से नकदी छीनी और भाग निकला। जब इब्राहिम कासकर को खबर मिली तो उन्होंने वर्दी की इज्जत के नाम पर अपने बेटे को चमड़े की बेल्ट से तब तक पीटा जब तक उसकी पीठ से खून नहीं रिसने लगा। लेकिन इस मार ने दाऊद में सुधार नहीं लाया। इसने उसके अंदर एक खामोश विद्रोह की आग सुलगाई, एक ऐसी आग जो आगे चलकर पूरे देश को जलाने वाली थी। ऐसे ही समय बीतता गया। तंग आकर इब्राहिम कासकर ने हाजी मस्तान से गुजारिश की, मस्तान भाई, मेरे बिगड़े हुए बेटों को कोई काम दिला दो। मस्तान के कहने पर दाऊद और साबिर ने मनीष मार्केट की एक दुकान में काम किया, लेकिन ईमानदारी का पसीना उन्हें रास नहीं आया। कुछ हफ्तों में वे वापस गलियों में थे, जेबकतरी, छिनतई और हफ्ता वसूली में। जिस पिता की वर्दी शहर के कानून की हिफाजत करती थी, उसी की छत के नीचे कानून का सबसे बड़ा भक्षक पल रहा था। अंडरवर्ल्ड 3 बड़े स्तंभों पर टिका था। सबसे ऊपर था हाजी मस्तान, सफेद कपड़े, सफेद मर्सिडीज और राजनेताओं से सीधा नाता। दूसरा था यूसुफ पटेल, कांडला बंदरगाह का अघोषित बादशाह। और तीसरा था सबसे खूंखार करीम लाला, अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से 1920 के दशक में आया अब्दुल करीम शेर खान, जिसका पठान गैंग जुआ, शराब, हफ्ता वसूली और सुपारी किलिंग का काम करता था। उसी समय भारत सरकार के 400% सीमा शुल्क ने दुबई से बंबई के बीच सोने की तस्करी को सोने की खान बना दिया था। इसी समय दाऊद ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा, पहले बाशु दादा के गैंग से, फिर पठान गैंग में। काम था तस्करी का माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लेकिन दाऊद की महत्वाकांक्षा इन संकरी गलियों से बहुत बड़ी थी। पुलिस कांस्टेबल के बेटे होने का फायदा दाऊद ने होशियारी से उठाया। कस्टम अधिकारियों के साथ रिश्ते बनाए, पुलिस को गुप्त सूचनाएं दी और बदले में अपनी छोटी मोटी वारदातों पर आंखें मुंदवाईं। यह एक सिम्बायोटिक रिश्ता था। पुलिस दाऊद का इस्तेमाल पठान गैंग की बढ़ती ताकत को कुचलने के लिए कर रही थी और दाऊद इस रिश्ते को अपनी सीढ़ी बना रहा था। लेकिन पठान गैंग के भीतर दरारें बढ़ रही थीं। करीम लाला के भतीजे समद खान और उसके गुर्गे अमीरजादा और आलमजेब, इन सब के साथ दाऊद का टकराव होने लगा था। दाऊद समझ चुका था, दूसरों के लिए काम करके वह कभी बंबई का बेताज बादशाह नहीं बन सकता।